नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। सियासी लड़ाई जो आर पार की चल रही है, अंतिम दौर में पहुंच चुकी है, लिहाजा ये स्वाभाविक है कि आए दिन कोई ना कोई इस तरह के बयानात सामने आएंगे जो एक दूसरे पर कटाक्ष करते होंगे। कल ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है और कांग्रेस की और इंडिया अलायंस की तुलना डायनासोर के साथ किया है। उन्होंने कहा कि जैसे डायनासोर लुप्त हो गया है वैसे ही कांग्रेस भी लुप्त हो जाएगी। लेकिन दूसरी ओर मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि एक लहर जो है अब समूचे देश में इंडिया ब्लॉक की तरफ जारी है। लोग चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन किया जाए, सत्ता को बदला जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि आए दिन बयान लगातार बदलते जा रहे हैं। अगर हम बात करें केंद्रीय रक्षा मंत्री की, तो उन्होंने कहा कि देश में लंबे समय तक कांग्रेस ने सरकार चलाई है जिनमें कई घोटाले हुए हैं। घोटालों की वजह से ही 2014 में उनको रुखसत किया गया था, यानी उनकी छुट्टी कर दी थी आवाम ने, वोटर ने अपने मताधिकार से छुट्टी कर दी थी। अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी ने भी कटाक्ष किया है। उन्होंने जमकर हमला बोला भारतीय जनता पार्टी पर। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई और आईटी का राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। लगातार इस तरह की बातें आ रही हैं जो चुनाव नजदीक आ रहे हैं और सियासी आर पार की लड़ाई जैसे करीब आती जा रही है। ये नए नए हथकंडे जो सियासतदान है वो इख्तियार कर रहे हैं, अपना रहे हैं। भाजपा एक राष्ट्र, एक नेता और एक भाषा की विचारधारा के लिए खड़ी है, ये कहना है राहुल गांधी का। और उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है या इंडिया ब्लॉक है वो देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, संविधान को सुरक्षित करने के लिए काम कर रही है। उनका यह भी आरोप है कि भाजपा के कई नेता ये कह रहे हैं कि 400 पार होने के बाद हम संविधान को बदल देंगे। अगर संविधान और लोकतंत्र को बचाना है तो इंडिया ब्लॉक को मजबूत करना होगा, ये कहना है राहुल गांधी का। अगर हम बात करें कि रक्षा मंत्री ने क्या कहा, तो रक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि पीएम मोदी की वजह से देश दुनिया में मजबूत हुआ है। लगातार वो कह रहे हैं भाजपा जाति, पंथ, मजहब के नाम पर राजनीति नहीं करती है। ये बहुत बड़ा बयान है और किस तरीके से ये बयान दिया गया है। हम विश्व में महाशक्ति बनने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। पहले अपने दर्शकों को बताते हैं कि आखिरकार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एग्जैक्टली कहा क्या है। गढ़वाल से लेकर कुमायूं तक उत्तराखंड के कण कण पर मुझे लगता है कि देवताओं का आशीर्वाद है मेरे बहनों भाइयों। और इस भूमि ने एक से एक वीर सपूतों को जन्म देने का काम किया है। यदि उत्तराखंड को मैं ये कहूं कि शौर्य और पराक्रम की धरती है तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। उत्तराखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य हो सकता है, लेकिन बहनों भाइयों बड़ी संख्या में भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिक यदि कहीं से निकलते हैं तो इसी उत्तराखंड की धरती से निकलते हैं। हम लोग रक्षा मंत्री हैं, हमारे अजय भट्ट जी हैं, हम दोनों लोग काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं। बहनों भाइयों, हम लोग हों या हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे सैनिकों के प्रति उनके मन में एक बेहद सम्मान। मुझे याद है कि 2013-14 में मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था और वह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। हरियाणा की एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने जा रहे थे तो उन्होंने बताया कि अध्यक्ष जी मैं जा रहा हूं और आज पूर्व सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन की घोषणा मैं करूंगा। और बहनों भाइयों, उन्होंने घोषणा कर दी और प्रधानमंत्री बनने के साथ ही पूर्व सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन की व्यवस्था लागू कर दी। जबकि कांग्रेस पार्टी बार बार यह आश्वासन देती रही पूर्व सैनिकों को और लगभग 25-30 वर्षों से लगातार आश्वासन देती रही। तो दर्शकों, चर्चा करते हैं। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट में चंद्रमोहन जी हैं, चंद्रमोहन गुप्ता जी जो बीजेपी के बड़े सीनियर लीडर हैं और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। स्वागत है आपका चंद्रमोहन जी। साहिल जी हैं, कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता। साहिल जी, आपका भी स्वागत है। निर्मल महाना आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखती हैं, आपका भी स्वागत है। सोहित शर्मा
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से व्यवस्था है। आपका भी स्वागत है, लेकिन शुरुआत मैं करूंगा चंद्रमोहन शर्मा जी से। चंद्रमोहन जी, क्यों यह कहा जाता है कि दो विचारधाराओं की लड़ाई है? एक वो विचारधारा जो विघटनकारी है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ट्रैक पे चल रही है, उनके पदचिन्हों पर चल रही है, और दूसरी जो लड़ाई है वो लड़ाई है न्याय, स्वतंत्रता और समानता। ऐसा क्यों कहा जाता है? आपने ऐसा क्या फिरका प्रस्ती की आग झोंकी है जिससे कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के लोगों को लगता है कि आप विभाजन और विघटनकारी राजनीति करते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सब दर्शकों को जो देख रहे हैं, जम्मू वासियों को और पूरे देशवासियों को आज विसाखी की मुबारकबाद देता हूं। और जो विचारधारा की बात की है, अगर आप नाम ले रहे थे संघ परिवार का, जो ये विचारधारा है, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये क्यों आगे फल फूल रही है? क्योंकि इसमें देशभक्त लोग, अच्छे लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। एक माँ बाप का बेटा जो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो ग्रेजुएशन कोर्स में, उसके बाद वो समाज के काम के, देश के काम के लिए निकलता है, उसको देखते हुए लोग सारे साथ चलते हैं कि वो विचारधारा है। इस विचारधारा ने इस देश के दो टुकड़े किए, गांधी विचारधारा, गांधी परिवार, और वो विचारधारा जिसने सबसे पहले जब देश आजाद होना था, उससे पुरानी में क्या बात करता हूँ, इस देश के दो टुकड़े किए। उसके बाद उस विचारधारा ने एक ही इनका अभी मैनिफेस्टो देखो आप, कांग्रेस का जो नया अभी मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है, उसमें आप क्या क्या है, वो ऐसे लगता है जैसे मुस्लिम लीग का वो मैनिफेस्टो है। मैं यहाँ मिनाइटी के बच्चे बाहर पढ़ने के अवार्ड जाएंगे, तो यह आप मिनाइटी क्यों, ये शब्द क्यों लिखते हो? लिखो वीकर सेक्शन के बच्चे जो आज तक नहीं पढ़ सके, उनको हम भेजेंगे पढ़ाने के लिए। हर चीज इनकी वही उसी में रहती है कि वोट बैंक की राजनीति। हमारी जो विचारधारा है, हमारी विचारधारा ने सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको साथ लेके काम करना का 140 चंद्रमोहन जी, आपके मुताबिक आपने पिछले 10 सालों में इतना काम किया है कि आपको निचले स्तर पर जाने की जरूरत नहीं है। अब तो आप सावन में नॉनवेज का रील आ जाती है, कोई उस पर भी सियासत करते हैं। सावन के महीने में नॉनवेज कोई खा रहे हैं। हम सनातनी धर्म कमजोर है विनोद जी, हम सनातनी लोग हैं, सनातन का काम, और हमको वो जहाज में बैठे हुए खाते हुए दिखा रहे हैं नवरात्रों में, जो हमें वो चला रहे हैं हमारे सनातन समाज को, हिंदू समाज को, हिंदुस्तान के समाज को, कि हम ये ऐसा करके कर रहे हैं। मुझे याद है जब पिछले यहाँ असेंबली थी, हमारे साथी सोई जी यहाँ है, जब हमारी कोलिशन सरकार थी, वो इंजीनियर शीत भी ऐसा करते थे, हो वहां जो एमएलए हॉस्टल थे, इस किस्म के स्टॉल लगाते थे। उसका नाम ही कहीं मिल रहा है इंजीनियर शीत का। मैं ये आपके माध्यम से कह रहा हूँ, आने वाला जो समय आ रहा है 4 जून का, जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे, इस देश में कांग्रेस का नामो निशान नहीं आपको मिलेगा। मैं ये दावे से कह रहा हूँ। क्या साहिल जी, जिस तरीके से इन्होंने डिस्क्राइब किया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, आप इससे चंद्रमोहन जी से आप सेटिस्फाई हैं? क्या मुत्तफिक है आप इनसे जो इन्होंने कहा है? विनोद जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जम्मू कश्मीर और देशवासियों को आज बैसाखी का जो पावन पर्व है उसकी मैं शुभकामनाएं देता हूं। इन्होंने, मैं बात शुरू करूंगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर, मैं बाद में आऊँगा। पहले मैं बात शुरू करूँगा, इन्होंने जो बात की कि सावन में जो है वो वीडियो डाला, मटन वगैरह खाया। 19 फरवरी 2023 को भारतीय जनता पार्टी के मेघालय के प्रदेश अध्यक्ष है अर्नेस्ट मावरी, उनका एक स्टेटमेंट आया था। उन्होंने कहा कि मैं बीफ खाता हूं और बीजेपी में हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक नहीं सकता। नॉर्थ ईस्ट में तो ये सब लोगों को बीफ खिलाने का और जो है वो वादा करते हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष, और यहां तक आपको याद होगा, इनके किरण रिजिजू साहब थे, उन्होंने तो छाती ठोक कर कहा था कि हाँ भाई मैं जो है वो बीफ खाता हूं। लेकिन परेशानी इनको जो है वो अपोजिशन में बैठे हुए लोगों से है। इन्हीं के समय में जो है बीफ का जो एक्सपोर्ट है वो कितना बढ़ गया है वो आप जानते हो। बीफ कंपनियों से चंदा लेने में कोई परेशानी, सुनिए, देखिए इस तरह का इंटरप्ट मत कीजिए। जब आपकी, देखिए मोहन जी, बड़ी लंबी डिबेट, अभी तो आप पहले में ही 2 बातें नहीं सुन पाए, तो मैं बड़े आराम से आपको सुन रहा हूँ, आप भी मुस्कुराए, आराम से सुनिए करिए। इस तरह की कुतर्क मत गढ़िए, जब अपनी बारी आएगी तो आप बात कीजिएगा। देखिए इस देश में इनको बीफ की जो कंपनी है ना, उनसे चंदा लेने में जो गायें काटती हैं, उनसे इनको कोई परहेज नहीं है। 250 करोड़ रुपया चंदा लिया है जो कंपनियां बीफ बेचती हैं। लेकिन जो है, आपने ठीक कहा, आपने बड़ा जबरदस्त, विनोद जी, मैं आपको उसके लिए अभी सलाम भी पेश करूंगा कि आपने एक सवाल जो किया कि 10 साल काम करने के बाद उस काम के आधार पर वोट मांगने के लिए आपके पास मुद्दे नहीं है। इसलिए जो आप हैं, कभी आप बीफ ले आते हैं, कभी आप राष्ट्रवाद ले आते हैं, कभी आप कुछ और ले आते हैं। कल ही एक CSDS जो इस देश की नामी ग्रामी जो
सर्वे करती है इस देश के अंदर, उसका जो है सर्वे की रिपोर्ट्स बाहर आई हैं, वो कहती हैं कि इस देश के अंदर 50% जो मुद्दा है वो महंगाई और बेरोजगारी है। वो इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन मैं डंके की चोट पर इस बात को कहता हूं, और मुझे मालूम है 4 जून में नतीजे जो कुछ भी हो, लेकिन जो 31 मई तक या 30 मई तक जो चुनावी प्रचार होगा, प्रधानमंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर दम नहीं है कि वो अपने 10 साल में जिन्होंने काम किया उस काम के आधार पर वो वोट मांगे। वो उसी आधार पर वोट मांगेंगे जिस तरह से कल राजस्थान का आप देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। कल प्रधानमंत्री जी राजस्थान में भी थे, यहां पर भी आए, किस तरह की रैली हुई वो मीडिया के साथियों ने बता दिया, किस तरह से वो जो उसका प्रभाव रहा वो भी आप आने वाले दिनों में देखेंगे। कल प्रधानमंत्री जी ने वहां पर एक महात्मा जी का जन्म हुआ था, जिस गांव में वो रहते थे उस गांव का नाम कश्मीर था, उसको जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ के राजस्थान का रिश्ता जो था वो कश्मीर के साथ जो था वो बना दिया। इसी तरह के वो कुतर्क गढ़ेंगे, इसी तरह से वो जो है वो बयानबाजी होगी। इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो इस आधार पर जो है वो चुनाव में वोट मांग सके कि हाँ, जब हम 2014 में आए थे तो हमने वादा किया था कि हम हर साल जो है वो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। हाँ, हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो नेत्री थी वो सिलेंडर हाथों में लेकर और सब्जियों की माला लेकर गर्दन में जो है वो लोगों से जो है वोट मांगने की अपील करती थी। इसलिए विनोद जी, मैं लास्ट में यही कहूंगा कि ये जो चुनाव होगा वो मुद्दों पर आधारित चुनाव होगा। चंद्रमोहन जी जहां इनकी पार्टी जितना मर्जी मुद्दों से भटकने की कोशिश करे, लेकिन देश की जनता इस समय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, हम नहीं लड़ रहे। देश की जनता ने फैसला कर लिया, 4 जून की इनकी विदाई तय है। चंद्रमोहन जी, आप सनातन की बात करते हैं, सनातन के नाम पर वोट मांगते हैं, 80-20 की बात करते हैं, और जब इन्होंने जो खुलासा किया हम भी सुनते आए थे, किरण रिजिजू आपके यूनियन मिनिस्टर हैं, उनको बीफ खाने का कह दिया कि जो हमने पढ़ा है सुना है कि पंडित नेहरू भी आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से सुना है। सुनिए, बीफ खाते थे। इसलिए हम किसको क्या, विनोद जी आप क्या खा रहे हैं, मैं क्या खा रहा हूँ, दूसरी की बात है। एक लोगों को दिखा देश को दिखा के कि मैं ये कर रहा हूँ, ये वो एक बात अलग है। इंजीनियर शीर का मैंने उदाहरण दिया, यहाँ तक ये बात कर रहे हैं जो हमने काम किया, हम वोट उस काम पे नाम पे मांग रहे हैं, लेकिन जो बातें हो वो भी दिखाना है। बाकी इन्होंने कहा जो एक राजस्थान में गांव था, कश्मीर से जोड़ा है, हमारा जो विचारधारा है वो जोड़ने वाली विचारधारा है, इनकी विचारधारा है तोड़ने वाली वो विचारधारा है। ये देश को तोड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान को तोड़ रहे हैं, सिख ईसाई को तोड़ रहे हैं। इन्होंने जितना भी राज किया 50-60 साल इस देश में, यही डिवाइड एंड रूल से किया, तब आज इनकी ये हालत है। आज अगर जनता जानना चाहती है कि असल में तोड़ कौन रहा है, जोड़ कौन रहा है, मुझे लगता है इसके लिए रिसर्च कोई करवानी पड़ेगी। महाराज जी, आपसे जानना चाहता हूँ, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए अपने काम के आधार पर वोट मांग रही है? नमस्कार आपके दर्शकों को, एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे बुलाते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। सबसे बड़ी बात तो मैं दोनों पैनलिस्ट को सुन रही थी, बहुत मजा आता है जब बात होती है कि बीफ खा रहे थे नहीं खा रहे थे। ये देश हमारा स्वतंत्र भारत है, आज हम किसी के अधीन नहीं हैं, तो इससे फर्क क्या पड़ता है कोई बीफ खाए या कोई चिकन खाए या कोई मटन खाए, दैट इज समथिंग वेरी पर्सनल। कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं, नहीं सेंटिमेंट्स लोगों के जुड़े हुए होते हैं तो वो लोग ना खाए ना। बट आप नॉर्थ ईस्ट में अगर आप जाएं, बिकॉज मैं वहां 4 साल रह के आई हूं, तो नॉर्थ ईस्ट में आप मना नहीं कर सकते। आप साउथ में भी जाएं, आप केरला की तरफ जाएं, आप उन लोगों को मना नहीं कर सकते हैं। और ये इतने सालों से अगर लोग अपना देखिए, आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म कर दी अपने माध्यम से, सबको अपने जेब में डाल के, अब आप खाने पे भी रोक टोक लोगों की लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो मुझे कल जो चुभी है आदरणीय प्राइम मिनिस्टर की, वो कहते हैं कि हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान जो है वो गीता है, वो कुरान है, वो बाइबल है। तो मैं कहती हूँ तो जो संविधान बना है तो उसको आप उसको दरकिनार करके आई थिंक किसी नदी में फेंक दीजिए, उसको उसकी जरूरत क्या है। एंड अगर ये लोग बोल रहे हैं और इंडिया अलायंस अगर ये बोल रहा है, अगर ये दोबारा आए और 400 के पार अगर आए, तो इन्होंने सब कुछ बदल देना है। और ये इनके मुख से कल अपने आप ही उन्होंने बोला है, क्योंकि देखिए राजनीति जो इस भारतीय जनता पार्टी की है ना, वो धर्म के आधार पे ही है, इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। ऐसा कोई शब्द नहीं है जो आपने एनडीए की सरकार या मौजूदा रेजिम के बारे में ना बोला हो, और फिर भी कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रही है। नहीं, देखिए प्लेटफॉर्म पे कहाँ देखिए आप जो मेन है, जो मेन मुद्दों पे इंडिया अलायंस लड़ रही है, आप कहाँ देखेंगे? आप जो मेन स्ट्रीम का जो मीडिया है, आप देखें न्यूज़पेपर, अगर आप देखें, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ,
छोटी सी न्यूज कहीं 7वें 8वें पेज पे होती है, अदरवाइज पूरे की पूरे न्यूज़पेपर्स अगर आप देखें जो नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं वो मोदी जी की एड से ही भरे होते हैं। तो क्यों ऐसे हो रहा है कि जो बेसिक मुद्दे हैं उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, या उनको छापने नहीं दे रहे, या उनको बोलने नहीं दे रहे? तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप अगर ठीक है एक फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन आप राजनीति जो है आप धर्म के आधार पर राजनीति नहीं कर सकते। आप जागरूक है, जनता जानती है। एक बात तो सच है, आप भी फ्रंट पेज पे आते हैं, ये अलग बात है कि उसमें होता है कि केजरीवाल जेल में है या फिर होता है यहाँ पे राज्यपाल। देखिए केजरीवाल जी 15 तारीख को पता चल जाएगा आपको, ये इनका बस चले तो ये क्या, ये तो सारे ऑपोजिशन को इंडिया अलायंस सारी की सारी जेल में भेज दें, क्योंकि यही तो चाहते हैं कि सारे अंदर चले जाएं और क्या कोई चेहरा ये इलेक्शन के दौरान लोगों तक पहुंचना ही नहीं चाहिए। बेसिक एक ही मुद्दा है इनका। पर चलिए सुप्रीम कोर्ट क्या लगता है आपको ये जो संशय बना हुआ है आवाम के बीच में कि कौन तोड़ रहा है, क्या एनडीए तोड़ रही है और इंडिया जोड़ रही है समाज को, देश को? देखो विनोद जी, सबसे पहले आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता को बैसाखी की बहुत बहुत बड़ी शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात उन वही, मुझे लगता है कि आज जलियांवाले बाग में भी बिल्कुल उन वही वीर शहीदों को, जलियांवाला बाग में जो शहीद हुए उनको भी बहुत बड़ी श्रद्धांजलि, बिल्कुल। देखो बात ऐसी है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, जो मैं 2 दिन से माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की बात सुन रहा हूं, ये अभी टेलर है। वो 10 साल से ये टेलर ही चल रहा है, ये टेलर पार्टी बन चुकी है। वो 10 साल से इतना भ्रष्टाचार, इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई, उनको एक तरफ रखकर कहते हैं कि धर्म, परिवारवाद, सनातन, ये इन्हीं चीजों पे चलते हैं, इन्हीं चीजों पे चलेंगे। क्या जनता को ये जवाब देंगे? जनता को रोजगार चाहिए विनोद जी, जनता को रोजगार चाहिए, जनता को महंगाई से छुटकारा चाहिए। सोई जी आपकी बात से मैं एग्री हूं, लेकिन रक्षा मंत्री कल कह रहे हैं पिछले 10 सालों में एक भी मंत्री हमारा भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं पाया गया है। अरे तो आज का काम दूसरा हो गया ना जी। आजकल ईडी को भेजो, एनआई को भेजो, एक दिन पहले दिन ईडी को भेजो, दूसरे दिन 600 करोड़ रुपया लो जी, तीसरे दिन ईडी को भेजो 1368 करोड़ रुपया लो। ये 16,000 करोड़ रुपया कहां से इकट्ठा किया है इन लोगों ने? इसी तरह इतने विशाल भवन भारतीय जनता पार्टी के बन रहे, कहां से बन रहे हैं? आरएसएस के भवन विशाल कहां से बन रहे हैं? ये कहां से बन रहे हैं? ये 16,000 करोड़ के जो बॉन्ड है, जो भ्रष्टाचार में स्लिप्त है, ये उन्हीं पैसों से ये सब चीजें चल रही हैं। दुख में समझता हूं। अरे आप हमारे दुख में मत जाइए। इस समय सबसे बड़ी बात है भारत के संविधान को बचाना है, भारत के संविधान को बचाना है, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, ये हमारा मकसद है। अपना संविधान बचेगा तभी हम अपनी जनता को रोजगार दे पाएंगे, और तभी जम्मू कश्मीर की जनता की आवाज पार्लियामेंट तक पहुंच पाएगी। बात अच्छी नहीं लगती है, संविधान को बचाना है। जो करेंसी की बात करते रहे हैं वो ये कहेंगे, वो ये कहते हैं बहुत अच्छी बात की है, बहुत बिल्कुल। ड्यूअल करेंसी की बात किस लिए होती है? किस लिए होती है? जब एक पार्टी जम्मू कश्मीर में, एक रीजन पार्टी कोई अपना एक चीज लेकर आती है, मैनिफेस्टो लेकर आती है, उसका मकसद एक होता है कि जम्मू कश्मीर में शांति बनी रहे। वो हमारी कोशिश थी। उसमें ये था, अरे आप चुप नहीं है, आप तो दोहरी नीति अपनाते ना, आप कभी एनसी के साथ चले जाते, कभी हमारे साथ आ जाते हो। आप तो इन चीजों से दूर ही रहिए। आप तो देशभक्त के नाम पर लोगों को लूट रहे हो, तिरंगे पे लोगों को लूट रहे हो। मैं जो चीज कहना चाहता हूं वो ये है, हम एक सिस्टम लेकर आए थे। हमारी कंसेप्ट था कि जैसे हांगकांग है, जैसे हांगकांग में ड्यूअल करेंसी चल सकती है, तो वैसे जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट बने जिसमें चाइना के भी चल सके, कश्मीर जो पाकिस्तान की भी चल सके, हर जगह की चल सके। जम्मू कश्मीर के लोग वहां हिंदुस्तान में जाके बसे, पर हिंदुस्तान का कोई जम्मू कश्मीर में ये रूल लाना चाहते हैं। अरे वो आप गोवा में जाइए ना, आप गोवा में जाके देखिए, यहाँ हिमाचल में जाके देखिए, सबको आपका स्पेशल स्टेटस मिला है, सबको स्पेशल स्टेटस मिला है। आप लोगों ने हमारे स्पेशल स्टेटस क्यों छीना है? किसान का की बात करते हो, निजामे मुस्तफा की बोली चलने देगा, अरे अजीब बात, जैसे लोगों को अगर लोग आप अपने पार्टी में लाते हैं। आज टूरिस्ट आ रहा है, आज टूरिस्ट तो पहले भी आता था, टूरिस्ट तो पहले भी आता था, इतने टूरिस्ट आते थे। रघुनाथ प्रसाद देखो कितना रश हुआ करता था, आज वो समय आ गया है, रघुनाथ प्रसाद का काम खत्म करके
दिया आपने रमजान का काम खत्म करके रख दिया, आपने पुरानी मंडी का काम खत्म करके रख दिया, बेड़ा गर्क करके रख दिया जम्मू का, सेक्टर का जो हमारा चलता था वो आपने बंद करके रख दिया। आप क्या जम्मू कश्मीर के बारे में सोच रहे हो? रोजाना इस समय सड़कों पर ऐसा ही स्कैम आप लोग कर रहे हैं, हर चीज भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पत्थर मारने वाले कहाँ गए? आज भागे। अरे जम्मू में कहाँ पत्थरबाजी चलती थी? रजौरी पुंछ में कहाँ पत्थरबाजी चलती थी? चिनाब बेल्टी में कहाँ पत्थरबाजी चलती थी? अगर कश्मीर में 1-2 डिस्ट्रिक्ट में पत्थरबाजी चलती थी, आपने तो पूरे जम्मू कश्मीर को बर्बाद करके रख दिया। अभी आएगा रिजल्ट 4 जून को, महबूबा मुफ्ती लड़ रही है, पता चल जाएगा कहाँ है वो। अभी चलेगा। और जम्मू कश्मीर की जनता हमारे साथ होगी, ये भी मैं आपको बता दूं। 4 जून बताएगी। बिल्कुल और मिलते हैं आपको। लेकिन चंद्रमोहन जी, जिस तरीके से लगातार अपन आरोप लगते हैं कि आप एजेंसीज का मिसयूज करते हैं और ये कहा जाता है कि फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह ये सारी एजेंसी अभी भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, अभी भी आप ये आरोप लगते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बीच भी आप एजेंसी से काम ले रहे हैं, क्योंकि फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन सर एजेंसीज का अपना काम है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से उसके कोई काम नहीं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन का है, इलेक्शन के मुताल्लिक है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के देखो, चाहे कोई किसी भी पार्टी का झंडा है, जो भी कोई उसको रूल ओवरलोड करेगा उसको वो कर रहे हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है। हम भी उससे खुश हैं। जितना सख्त मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होगा, जितना इलेक्शन कमीशन सख्त होगा, इतना ही कोई मेरे जैसा साहिल जैसा भी कल आने वाले समय सोई जैसा आदमी भी, कोई गरीब आदमी चुनाव लड़ेगा। नहीं तो एक तो पहले जो था कांग्रेस के टाइम में अगर मैं बात करूं तो कितना पैसा खर्च होता था, वो क्या हालत थी। आज सिस्टम ठीक हो रहा है, हर के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उसका हर कोई ऑनर करता है। ये संविधान की बात कर रहे थे, संविधान क्या है? संविधान का दिन मनाया हमने जब से मोदी जी आए 10 साल से, पिछले 50 साल से इनको संविधान का याद है। हमें मैं 4 साल लगातार संविधान का दिन वहां कॉर्पोरेशन के अंदर मनाता रहा। इनको संविधान आए, संविधान का रोना रो रहे हैं, तब मनाते ना। ये संविधान की बात नहीं है, इनको कहने का कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश के अंदर जो काम किए हैं 10 साल में, जो गरीबों को जो बाथरूम दिए हैं कितने करोड़, उस पे वोट मांग रही है। जो गैस का कनेक्शन दिया है, जो गैस फ्री दिया अपनी माता बहन को, उस पे आज वोट मांग रही है। जो आवास योजना, जो मकान दिया हमारे गरीबों को, उस पे वोट मांग रही है। आज उसी पे सारा काम हो रहा है। ये मत सोचो क्या 4 जून आ जाएगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। 4 जून पर बड़ा बाकी निर्मला बहन जी बात कर रही थी अंदर जेल की बात, वो कहते हैं ना जैसे आप बीज डालोगे ऐसे ही फल पाओगे। वही केजरीवाल जब वहां संघर्ष कर रहे थे तो सबको गाली निकालते थे, कांग्रेस भ्रष्ट है, बीजेपी भ्रष्ट है, उसी कांग्रेस से सरकारें बना रहे हैं, उनके साथ वहां वो कर रहे हैं, अब इंडिया ब्लॉक में जा रहे हैं। वो कहते हैं ना गालिब था, काबा के सबूत से जाओगे गालिब, शर्म तुझको नहीं आती। एक तरफ कहते थे मैं नहीं वो करूंगा, एक तरफ शाम सुबह वही काम करूंगा। हमारा मकसद कम से कम ये है कि हमने संविधान को बचाना है, तो हम अलायंस में हैं। लेकिन आप लोगों का क्या मकसद है? आप तो अपनी पावर बस कैसे मुट्ठी में रहे, आप बाकी के सारे जिनको आप क्रिटिसाइज करते रहे हैं, जितने मिनिस्टर्स वो आपके आज ज्वाइन कर लिया है तो वो बिल्कुल अच्छे हो गए। तो आप प्लीज इसके बारे में आप मेरा मुंह ना ही खुलवाएं तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। 4 जून आप कर रहे हैं, 4 जून को आपको सबक मिल जाएगा। 50 के करीब ही रह जाएंगे, मैं आपको बता दूं। आप 50 के करीब रह जाएंगे, ये मैं आपको बता दूं। जो हालात पूरे भारत में आप लोगों ने बनाए हुए हैं, वो आपकी एक नहीं आएगी। ये वक्त बताएगा, ये वक्त बताएगा आपको, ये वक्त बताएगा, आपके सामने आ जाएगा 4 जून, ये वक्त बताएगा। 50 से ज्यादा नहीं आप जा पाओगे। अब देखेंगे किसकी आती है। हमारी आती है। एक साधारण सा सवाल है कांग्रेस से आपसे, क्या वजह आप सनातन का विरोध क्यों करते हैं? किसको अपीज करना चाहते हैं? इसके पीछे मकसद क्या है? ये चंद सवालों का आप जवाब दे देंगे तो मुझे लगता है कि जो हमारे सनातन को प्रेम करते हैं उनको भी क्लियर हो जाएगी कांग्रेस की ये पॉलिसी क्या है। नहीं विनोद जी, मैं जरा आपसे जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस को आपने कहाँ सनातन का विरोध करते हुए देखा? जी, कांग्रेस को आपने सनातन का विरोध करते हुए कहाँ देखा? सुनिए मेरी बात सुनिए चंद्रमोहन जी, आप सुनिए ना, आप अपने बारे में बोल रहे थे, आप वेट कीजिए कि मैं अब मैं से पूछ रहे हैं ना तो जवाब मैं दूंगा, मैं आपको जवाब दूंगा कि हाँ मैं आप जो है ना पेशेंस रखिए। आज आप इतना अग्रेसिव क्यों हो रहे हैं? आप आराम से रखिए बात, जब आपका समय आएगा आप बोलिएगा। विनोद जी देखिए, आपने कहा कि सनातन कांग्रेस जो है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज़ादी से पहले जब ये मूवमेंट चल रही थी और 1930, 31, 32 में जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, तो उस समय कांग्रेस को छोड़कर जितनी भी पार्टियां थी, और उसमें सबसे बड़ी सावरकर की हिंदू महासभा,
जो थी वो देश की आजादी के विरोध में खड़े हुए थे। जब देश का बंटवारा हुआ उस समय जो कांग्रेस के ऊपर सबसे बड़ा मुस्लिम लीग की तरफ से जो सबसे बड़ा आरोप कांग्रेस के ऊपर लगा, जब उन्होंने कहा कि आपने कांग्रेस से अपने जो रास्तों को क्यों चेंज किया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है शुद्ध हिंदू माइंडसेट, और खास तौर से उन्होंने टारगेट किया कि ये जो है ये ब्राह्मणों का जो है वर्चस्व वाली जो है ये पार्टी है। और उस समय जो ये लोग थे जिसको ये अभी सावरकर को जिसको बड़ा हीरो मानते हैं, वो स्ट्रांगली जो है, अगर आप 1942 का आंदोलन देखें उससे बाद की इनकी एक्टिविटी देखें तो वो जो था वो देश की आजादी के विरोध में खड़े थे। हम जो है हम सनातन के विरोध में नहीं, हम तो असली सनातनी हैं। असली सनातन की जो परंपराएं हैं उनको जो फॉलो करते हैं वो कांग्रेस जो है जो फॉलो करती है। अब मैं बात करूंगा कि संविधान की, संविधान पे भी आए, ये राम मंदिर पे भी आए, बाकी चीजें क्यों संविधान को लेकर लोगों के मन में संशय है, क्योंकि आराम से डिबेट हो ताकि जो है वो लोगों में जो है वो एक अच्छा क्लियर मैसेज आए कि किसके क्या विचार है। देखिए संविधान को लेकर इनकी सोच जो है वो सामने आ रही है। इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी का सांसद अनंत कुमार हेगड़े कर्नाटक में खड़े होकर कहता है कि हमें 400 सीटें दीजिए क्योंकि देश के संविधान को बदलना है। राजस्थान में ज्योति मिर्धा जो इनका लोकसभा को चुनाव लड़ रही है, कहती है कि जो संविधान में कई चीजें चेंज करनी है उसके लिए हमें जो है वो बहुमत चाहिए। बिहार का में इनका मंत्री जो है वो कहता है कि भाई जो है हमें संविधान चेंज करना है और हमें इतनी सीट चाहिए। अब संविधान से परेशानी क्या है? संविधान से परेशानी यह है कि संविधान इस देश के दलितों को, इस देश के पिछड़ों को, इस देश के आदिवासियों को, इस देश की महिलाओं को वो अधिकार देता है, और वो इस देश के लोगों को सनकियों से, चोरों से, डकैतों से, लुटेरों से जो है वो बचाने का काम करता है। इसलिए संविधान से एलर्जी है, इसलिए तो। और ये इंस्पिरेशन कहां से आती है? ये इंस्पिरेशन आती है जो गोलवलकर साहब ने किताब लिखी है बंच ऑफ थॉट, और बंच ऑफ थॉट में वो कहते हैं कि जो आजादी जो है वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को जो है वो स्वर्ण मानसिकता के बराबर जो है वो अधिकार देती है, ऐसी आजादी मुझे मंजूर नहीं। वो इंस्पिरेशन आती है जो आजादी के बाद जब तिरंगा के 3 रंग की बात हुई तो अपने लेख में लिखते हैं कि जो 3 रंग होता है वो देश के लिए अशुभ होता है, इसलिए रंग जो है वो एक होना चाहिए। लेकिन देखिए कि देश में रंग कभी एक नहीं हो सकता। इस देश में ये गुलदस्ता है जो देश है, इसमें विभिन्न जो है वो फूल है, और फूलों अलग अलग फूलों से जो है वो एक पूरा बाग बनता है और एक गुलदस्ता बनता है। इसलिए इनकी जो सोच है उस सोच को तो हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे हम सत्ता में आए ना। इनको 4 जून की बड़ी जल्दी है, आप इतनी जल्दी में मत रहिए। अभी तो पूरा इलेक्शन कैंपेन जो चल रहा है उसका वो लीजिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने बीच में एक बात और कही, इन्होंने कहा कि किसी के ऊपर आरोप नहीं है या हमारा जो है ठीक चल रहा है। देखिए अभी आप सरकार जाने तो दीजिए, बिल्कुल अभी सरकार जाने दीजिए। विनोद जी एक बात खत्म करूंगा मैं कि 2014 से लेकर 2024 है, 25 लोगों के खिलाफ जो थी ईडी की जांच चल रही थी, 24 ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर दी और केस बंद हो गए हैं। जिस दिन सरकार से जाओगे ना आधी बीजेपी खाली हो जाएगी, आधी बीजेपी खाली हो जाएगी। इसलिए छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है। और महाना साहिल जी, महाना जी से पहले मैं जानना चाहूँगा, महाना जी सब जानते हैं कि सियासत में सब जायज़ है, और मैं वो जो वीडियो देखता हूँ, ऑडियो देखता हूँ केजरीवाल का, उनका ये कहना था कि सोनिया गांधी को दबोचो, 2 दिन रखो, सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में सामने आ जाएंगी। ऐसी कौन सी मजबूरी है? आज उसी पार्टी के आप कसीदे पढ़ रहे हैं। आपने आई थिंक इसका जवाब खुद ही दे दिया कि राजनीति में सब कुछ जायज है। चलिए, आपने जवाब खुद ही दे दिया क्वेश्चन करने से पहले। पर विनोद जी मैं आपको ये बताऊं, जब बात देश की आती है तो हमारी पार्टी को, जो क्रांतिकारियों की पार्टी है, वो देश जो है वो सर्वोपरि है हमारे लिए। देश की भविष्य जो है हमारे लिए सर्वोपरि है। तो उसमें किसी के साथ भी अगर हमें किसी का भी साथ देना पड़े, किसी भी पार्टी के साथ जाना पड़े, अलायंस के साथ जाना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। हम वहां पे पर्सनल चीजें भूल जाते हैं, क्योंकि लोग जो हैं, देश जो है, लोगों का जो बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, वो बड़ा जरूरी है। नहीं, सबसे बड़ी बात है, देखिए समय के साथ हालात बदल जाते हैं, और आज देश जिस जगह खड़ा है वहां मजबूरी है कि सबको एक साथ मिलके इस जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होना है। क्योंकि अगर ये क्यों
बात वो नहीं, अगर ये अच्छे काम करते, अगर ये आप अच्छे अपने काम साथ- करते, मैं बताती हूँ आज आलम वो है अनएम्प्लॉयमेंट का। जम्मू जैसी प्रदेश में मैंने कभी नहीं सुना था कि बच्चे जो हैं वो ड्रग्स के ओवरडोज से मर रहे हैं। हर हफ्ते आप देखें एक बच्चा, जवान बच्चा मर रहा है अब drugs से। ये भी कारण ये है NDA की अनएम्प्लॉयमेंट। NDA नहीं देखिए है ना, ये NDA की देखिए देन इनकी है। सरकार, इनका जो है अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है कि यूथ जो है सड़कों पे घूम रहा है। नेचुरली जब वो इधर उधर मारा मारा फैल रहा है। आप बड़ी मजेदार बात ये है, ये कहते हैं हमने बहुत नौकरियां दे दी हैं। देखिए आप स्टार्टअप के लिए बैंकों से लोन दे रहे हैं, वो नौकरी नहीं होती है। कभी भी किसी भी बच्चे का स्टार्टअप बंद हो जाता है, प्रॉब्लम होता है, लोन ले लेता है। मैंने पिछली बार भी बोला कि उसके माँ बाप इतनी उसमें आ जाते हैं प्रेशर में कि अपनी जो भी पेंशनों से वो लोन चुकाने में लग जाते हैं। तो बच्चा क्या करेगा? वो तो फांसी लगाएगा ना, वो तो ओवरडोज। क्योंकि जी साहिल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी विनोद जी, मैं पहले जहां मेरी बात को रुक गया था, एक मिनट लूंगा। साहिल जी, महाना जी, आप कैसे खुद को क्रांतिकारियों की पार्टी कहते हैं? ये सारी एजेंसीज बेवकूफ हैं जिन्होंने लिकर पॉलिसी को लेकर के आप लिकर पॉलिसी की बात कर रहे हैं। नहीं, आप आने दीजिए, आप आने दीजिए दूसरी सरकार। वो लिकर पॉलिसी तो कुछ भी नहीं है। जम्मू की जो लिकर पॉलिसी जब खुलेगी ना, तो इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी जो इन्होंने हासिल कर रखा है। मंदिरों के शहर को आपने लिकर का शहर बना दिया, जगह जगह ठेके खोल दिए आपने। विनोद जी, मैं उस बात का जवाब देना चाहूंगा कि आपने लिकर पॉलिसी की बात की। आपने देखा कि किस तरह से ईडी ने उस केस में जो है कार्रवाई की। जिस आदमी को पकड़ा गया, शरद चंद्र रेड्डी साहब को, उस आदमी को पकड़ा गया। उस आदमी ने अपने पकड़ने के 5 दिन के बाद उसकी फर्म ने जो है भारतीय जनता पार्टी को ईडी के माध्यम से जो है वो डोनेशन दिया। और वही आदमी जब जमानत लेने के लिए कोर्ट में गया तो ईडी ने उसकी जमानत का विरोध नहीं किया। उसी आदमी ने बाद में वो आदमी अप्रूवर बन गया और फिर उसने भारतीय जनता पार्टी को 50 करोड़ रुपए जो थे वो चंदा के रूप में और दिए। देखिए इस देश में खड़े थे, सुनिए, अरे जो अरे, रिपोर्ट्स कह रही है, और सुनिए दूसरी बात, इस देश के अंदर कानून है। नरेंद्र मोदी जो है वो भ्रष्टाचार का प्रतीक है और किस तरह से भ्रष्टाचार से ये लोग लड़ते हैं। विनोद जी, मैं आपको जो है वो बताना चाहता हूं कि किस तरह से नियमों में जो है वो तब्दीलियां की गई। इस देश के अंदर ये कानून है कि जो कंपनी घाटे में चल रही है वो किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा नहीं दे सकती। किसने वो कानून चेंज किया? 2017 से लेकर 2023 तक जिस एयरटेल की सिम का हम बड़ा इस्तेमाल करते हैं, 77,000 देख लीजिएगा, आपके गवर्नमेंट के वेब पोर्टल के ऊपर उसकी पूरी जानकारी है कि 77,000 करोड़ रुपए के घोटाले में था भारतीय एयरटेल। और उसी भारतीय एयरटेल ने जो है आपको चंदा देने का काम किया 200 करोड़ और बदले में उसका 10,500 करोड़ रुपए टैक्स जो है आप लोगों ने माफ करने का वो किया है। इस तरह से हमें मत बताइए कि क्या हो रहा है क्या नहीं। सिर्फ इंतजार कीजिए 4 जून का, 4 जून का इंतजार कीजिए। और आपने एक सवाल पूछा सोनिया गांधी जी को लेकर, भाना जी को, कि केजरीवाल साहब जी जो थे वो आरोप लगाए गए थे। विनोद जी, मजाक तब होता, साथ में आप एक लाइन एडिशन में भी करते कि वो प्रधानमंत्री जी भी थे, वो भी आते थे, कहा था कि बाप बेटी चोर है, बाप बेटे चोर है। उसी बाप बेटे के साथ सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में जब खड़े हुए तो महाराष्ट्र की तरफ उंगली करते हुए कहा कि वो जो शरद पवार का भतीजा है अजीत पवार, वो जो है वो हजारों करोड़ के घोटाले का जो है आरोपी है, उसी को जो है अपनी सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने का काम किया। जिस अशोक चौहान के ऊपर जो है संसद के पटल में खड़े होकर आरोप लगाए, उसी अशोक चौहान को आज राज्यसभा देने की बात की। लेकिन विनोद जी, मैंने आपको क्या कहा, हम मुद्दों से भी भटकेंगे। इन्होंने, मैं इनकी एक बात का जो और एक जवाब देना चाहूंगा कि इन्होंने जो है बेसिकली प्रधानमंत्री ने तुलना की, अब इन्होंने जो है उस तुलना को जो है वो आगे बढ़ाना है। इन्होंने मुस्लिम लीग की बात की आराम से संतुलित शब्दों में जो है, ताकि जो आपके दर्शक है वो इनकी भी सुने, इनकी ज्यादा सुने, क्योंकि 10 साल से पावर में, बेशक हमारी अच्छी लगे ना लगे, लेकिन थोड़ा बहुत हमारी भी सुन ले। विनोद जी देखिए, हमारा घोषणा पत्र जो है, हमारा घोषणा पत्र है वो आज लोगों के सामने है। अब बेसिकली इनको मुस्लिम लीग क्यों याद आया? मुस्लिम लीग को याद आने की वजह है क्योंकि इनके जो सबसे बड़े लोह पुरुष थे ना, लाल कृष्ण अडवाणी, वो जिन्ना की मजार में सीधा लेट कर उसको दुनिया का सबसे बड़ा सेकुलर घोषित कराए थे। जसवंत सिंह जी पाकिस्तान गए और आकर बड़ी भारी किताब लिख दी कि भाई जिन्ना की तो कोई गलती नहीं थी, सारी गलती नेहरू की थी। और सबसे बड़ी बात कि जहां हुए शहीद मुखर्जी, वो जो नारा लगाया करते थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो उसी फजलुल हक मुस्लिम लीग का लीडर, जिसकी असेंबली में पाकिस्तान टर्म के समर्थन में सपोर्ट जो है वो प्रस्ताव पास हुआ, उसी श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस फजलुल हक सरकार में मंत्री था। दूसरा मैंने अभी घोषणा पत्र पे नहीं आया, दूसरा विनोद जी में घोषणा पत्र पे नहीं आया कि हमारा घोषणा पत्र क्या कहता है। हमारा घोषणा पत्र जो है वो हिस्सेदारी न्याय की बात करता है।
वो कहता है कि वो भैया हिस्सेदारी ड्यूटी करो, की, हिस्सेदारी minority न्याय की की बात बात करो। करते हैं। वो कहता है कि पता चले कि इस देश में कितने लोग हैं, वो कितने इस देश में कितने दलित हैं, इस देश में कितने पिछड़े हैं, और जो पावर का कंसंट्रेशन है जिन 4% लोगों के पास 40% पॉपुलेशन है, हम उनकी बात करते हैं। हम उनकी बात करते हैं विनोद जी, जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर से सबसे ज्यादा जो लोग थे वो आर्मी में जाया करते थे, और एक संघीय आदमी ने अपनी सनद में आकर अग्निवीर योजना लाकर उस समय के जनरल में लिख रहे हैं कि अग्निवीर योजना को जो है आर्मी को खत्म करने का काम किया। जिन किसानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी है, हम अपने आपकी हालत उनकी बात कर रहे बेगानी हैं। शादी में अब्दुल्ला जैसी हालत है। आपको ऑन ही नहीं कर रहा, कांग्रेस के लोग ऑन नहीं कर रहे, एनसी के लोग ऑन नहीं आपको कर किसने रहे। कहा कांग्रेस के लोग ऑन नहीं कर रहे हैं? आप देखिए मुझे पीटीपी, बताएं। सॉरी आपने इनकी बात की, पीटीपी जो है वो इंडिया गठबंधन का अहम हिस्सा है। कई जगह है, जैसे हम टीएमसी के सामने भी लड़ रहे हैं, कई जगह पिछली बार तो हमने फारूक अब्दुल्ला की सीट पे छोड़कर जो आपकी जो सीट पे वहां पे भी लड़े थे। देखिए मुझे पता है बड़ा इंटैक्ट है इंडिया ब्लॉक, लेकिन सोहित जी को जवाब देने दिए, उनका जवाब भी आप देने लग पड़े। नहीं चलो अच्छी चलिए। बात है, यही तो प्यार है। हाँ, यही प्यार है, यही तो देखा प्यार है, है, ये और प्यार सबसे है। बड़ी बात Alliance है, this is what is और सबसे alliance. बड़ी बात है फिलहाल भारत के संविधान को बचाना है, सबको साथ लाना है, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ तक बात है। अमर तो आप जो मुद्दा है, मुद्दे पे आते हैं। एक मिनट मेयर साहब, पहले मुद्दे पे आ जाते हैं। देखो बात ऐसी है, जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ा राज्य था, इन्होंने यूटी में तब्दील किया, बहुत बड़ा इन्होंने गिफ्ट जम्मू कश्मीर की जनता को नहीं, दिया। आप अपनी हालत बताइए। लद्दाख आज सड़कों पर है, कश्मीर के नौजवान जेलों में हैं, और जम्मू के नौजवान सड़कों पे हैं। ये हालात हमारे भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को 10 साल में दिया। ये 4 जून को पता चल देखो देखो पहले बात सुन लीजिए, आज वो हालात हैं। आप ये कहते हैं कि हम 400 पार जाएंगे, पहले मुझे बताइए भाई, डेली वेजेस के साथ आपने क्या हाल किया? आपने तो 2-2 टीमें बनाई थी। पहली टीम श्यामलाल शर्मा जी की, पर सुन लीजिए, श्यामलाल शर्मा जी की अध्यक्षता में आपकी एक टीम बनी, कविंदर गुप्ता की अध्यक्षता में आपकी एक टीम बनी। ये दोनों टीमें जाकर हमारे एलजी साहब को रिपोर्ट देंगी। उसके बाद डेली वेजेस का फैसला हुआ डेली वेजेस का फैसला नहीं हुआ। आप लोग जितने इतने धोखेबाज हो, आप लोगों ने अपने फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया। आज वो जम्मू कश्मीर आज जगह जगह रो रहा है, और इतने हालात खराब करके रख दिए, इतने हालात खराब करके रख दिए। 400 में क्या था, 800 में दिख रहा है। हमको देखिए विनोद जी, इन्होंने कहा कि हमें इन्होंने कहा कि हमें दहेज में दिया। जब 2014 में छोड़कर गए थे ना, तो 60,000 डेली वेजर था। बिल्कुल। उसके बाद आज के समय में 1 लाख डेली वेजर है, 40,000 डेली वेजर आपके समय में लगा। सुनिए, नहीं लगा 1 लाख उसकी संख्या है। अगर मैं गलत होऊंगा, तो दूसरी बार मैं डिबेट में ये बात रखूंगा। और सबसे बड़ी बात, जब उनके मंचों में जाके, जब उनकी मंचों पर जाके जो है, जब उनके दावा कर रहे हैं कि एक भी डेली वेजर उनके टेंडर में नहीं लगा है। ये चंद्रमोहन जी का दावा है। मंचों पर जाकर जब उनके मंचों पे जाकर जो है उनको वादा करते थे, जब उनके मंचों पर जाकर उनको वादा करते थे कि जब हम सरकार में आएंगे और आपको पक्का करेंगे, तब क्या ये मालूम नहीं था कि पिछली सरकारों का पाप है? यही तो अहंकार था, यही तो अहंकार है। आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से जब पूछा वहां पर कि भैया आपने तो एक जो है गांव गोद में लिया हुआ था, उस गांव की क्या हालत है? उसने कहा नहीं, वो ठेकेदार घपला कर गया। तो आगे से बड़ा तेज था, जर्नलिस्ट था आप जैसा, उसने कहा तो ठेकेदार के ऊपर निगरानी किसकी थी? इसलिए इन लोगों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है। ये 4 जून की बात कर रहे हैं, सपोज ये जीत भी जाते हैं, मुझे एक बात बताइए, जीतना है। सुनिए, पहले तो ऐसे हालात कोई नहीं है, तो सुन लीजिए ना, आपको जीतना है। आप सुनिए, नहीं लगाइए, उनको गुस्सा आता है। विनोद जी सुनिए, आप स्पोर्ट्स लगाते हैं। विनोद जी मेरी बात सुनिए। देखिए ये लोकतंत्र है, 2 पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है। एक पार्टी जीतेगी, सरकार बनाएगी, एक पार्टी अपोजिशन में रहेगी। लोग क्या जो अपोजिशन में है, क्या उसको बात करने का हक नहीं है? क्या हम लोगों के जो है वो मुद्दों को नहीं उठाएंगे? बात इस बात की नहीं है। 100 करोड़ थे, 5 पार्टनर थे, और उस पूरी करोड़ की जो सभा थी उसमें द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, किसी ने आवाज नहीं उठाई। तो क्या द्रौपदी का चीर हरण जायज था? जैसे बात कर रहे हैं ये जो लोग हैं, ये आपको जवाब देंगे। जिस तरह से आपने इस देश के अंदर जो मुसीबतें पैदा की है, इस देश के अंदर जिस तरह से आपने मुसीबतें पैदा की है, आप लोगों जो है जल्दबाजी में मत आइए। ये चुनाव आप हार रहे हैं,
चलिए। तीसरी बात कि महिलाओं का जो है, जिन महिलाओं को नगर करके घुमाया जा रहा है, अरे आपने तो इतिहास की वो पहली सरकार है जिसने जीएसटी जो था वो एग्रीकल्चर के उपकरणों के ऊपर भी लगाने का काम किया। अरे चलिए साहिल जी, आप मुझसे जानना चाहते हैं उसकी जो रिपोर्ट है, चंद्रमोहन जी, बहुत सारी चीजें आपने कहा, हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि जब हम आएंगे, चलिए साहिल को लेकर देने की बात करेंगे। जो आपकी महिलाओं ने उस सांसद भिक्षम सिंह के ऊपर बीजेपी के सांसद ने जिन महिलाओं का शोषण किया, बीजेपी ने जिन बहनों का शोषण किया, चंद्रमोहन जी को मौका देंगे आप। जुगल किशोर शर्मा, सुनिए मेरी बात, जुगल किशोर शर्मा ने 2019 में, जुगल किशोर शर्मा ने 2019 में जो अपना एफिडेविट फाइल किया, उसमें जो 31 करोड़ की लाइबिलिटी बताई, हम ये शिकायत हुई है, शकीला ने शिकायत की है, उसका हिसाब होगा। जिस रंधावा ने आरोप लगाए डॉक्टर जितेंद्र सिंह के ऊपर, उसका आरोप होगा। जो आपके एम्स के अंदर जिसकी रिश्तेदार लगी है, उसका हिसाब होगा। जो पूर्व मुख्यमंत्री की सीबीआई के चंद्रमोहन जी से सवाल पूछने हैं। चंद्रमोहन जी, आप कहते हैं बहुत कुछ आपके इस कार्यकाल में पहली मर्तबा हुआ। पहला मैं आपको बताता हूँ, यूनाइटेड नेशन इंटरवेन करता है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, यूनाइटेड नेशन। देखिए, मैं पहली मर्तबा कोर्ट ये कहती है कि आपको चुनाव करवाने पड़ेंगे सितंबर 2024 तक, और पहली मर्तबा ये स्लोगन लगे कि लोकतंत्र खतरे में। कल ही प्रधानमंत्री जी ने वहां उधमपुर की रैली में कहा है विधानसभा के चुनाव हम करवाएंगे। वो तो सुप्रीम कोर्ट सरकार लगी है। अरे सुप्रीम कोर्ट जो है इंटरवेनिंग जम्मू कश्मीर को जो है चुनने की क्षमता रखिए। जवाब लीजिए। बात कर रहे थे वीर सावरकर की, वो तोड़ने की बात कर, हम अखंड भारत की बात करते हैं। आपने तो टुकड़े दिए, आप लोग तो अंग्रेजों के साथ खड़े थे, सावरकर अंग्रेजों के साथ खड़ा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंग्रेजों के साथ खड़ा था। आप क्यों बोल रहे थे? आप मेरी बात को इंटरव्यू क्यों कर रहे थे? आप मुझे बताइए, सावरकर जो था अंग्रेजों के साथ खड़ा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ खड़ा था। अरे आपने तो इस देश के टुकड़े किए, आपने तो इस देश के टुकड़े किए। मुखर्जी की मौत जो था वो उसी के साथ वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। मुझे बताइए, शिवराज सिंह चौहान पर्ची के ऊपर चीफ मिनिस्टर बन गया, पर्ची के ऊपर चीफ मिनिस्टर बन गया। इनको हमारी चिंता बनी हुई है, खुद जो नया वो पर्ची के ऊपर चीफ मिनिस्टर बन गया। अरे कश्मीर का हिस्सा है, वो जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, पंडित नेहरू की वजह से है, पंडित नेहरू की वजह से है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो था वो अंग्रेजों का गद्दार था, अंग्रेजों का दलाल था, अंग्रेजों की दलाली करता था, अंग्रेजों के दलाल के रूप में काम करते थे। और जब पहली बार पाकिस्तान का मुकाबला हुआ, उसने जो है वो अंग्रेजों का साथ दिया। जो अंग्रेजों के साथ आते और देश जो है वो 4 जून को जो है, अरे पटेल 1950 में मर गया, 1952 में पहले इलेक्शन हुए। पंडित नेहरू जो है 1952 में, देखिए आपको सुनने की क्षमता होनी चाहिए। मैंने उनसे 2 सवाल पूछे, उसका जवाब आपने देने नहीं दिया। मैंने कहा पहली मर्तबा हुआ है जब आप ही तो कहते हैं कि कोई गलत बात हो तो आप इंटरव्यू कर सकते हैं। जब मैं बोल रहा था बिना मतलब के इंटरव्यू कर रहे थे। अब जवाब सुन लीजिए, अब जवाब सुन लीजिए। एक लाइन में बात खत्म करूंगा कि देखो विडंबना देखिए कि इस देश के अंदर 1952 में पहला चुनाव हुआ और सरदार पटेल की मौत 1950 में हो गई। ये मरे हुए आदमी को 1952 में प्रधानमंत्री बना रहे थे। ये तो इनकी समझ है। अब आप बोलिए क्या समझ है? अब आप बोलिए, उससे पहले बात करो। देखिए यार, अच्छा मुझे बताइए भजनलाल शर्मा जो बना राजस्थान में पर्ची का मुख्यमंत्री बना, मध्य प्रदेश में जो बना पर्ची से मुख्यमंत्री बना दिया। आप लोग बात करते हो यार, आप लोग क्यों बताओ? आप लोग हम बनाए तो गलत, ये कैसे हो सकता है? एक पर्ची आई,
राजनाथ सिंह जी ने पर्ची, जब सुनिए एक मजाक सुनिए, जब राजनाथ सिंह जी ने पर्ची वसुंधरा राजे के हाथ में पकड़ाई, मीडिया में चल रहा था, वो भी हैरान हो गई, ये कौन आदमी है जिसका नाम मुख्यमंत्री के लिए लिया है। इस तरह से तो आप मुख्यमंत्री चुनते हैं और जो है आरोप हम पर लगाते हैं कि भाई इतने वोट थे, इतने वोट नहीं। देश के लोगों का लीडर था पंडित नेहरू, और इस देश के पूरी दुनिया में चले जाओगे ना तो दो ही नाम सुनाई देंगे, पंडित नेहरू और महात्मा गांधी। किसी गोलवलकर, किसी गद्दार सावरकर, किसी गद्दार मुखर्जी का नाम भी सुनाई देगा। अरे वो परिवार है जिस परिवार ने देश के लिए करवा दी है, जिस परिवार ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी है, ये वो परिवार है। आपके पास अंग्रेजों की मुखबिरी नहीं की, अंग्रेजों की दलाली नहीं की। इस परिवार ने, इंदिरा गांधी ने 50 गोलियां खाई अपनी छाती पर। क्या लगता है परिवार करता था। और सुनिए, इनके एक थे बाला साहब देवरस। बाला साहब देवरस तो कोई जानते होंगे, यहाँ पे जो रहे बलराज मधोक, सॉरी, जो हमारे जम्मू कश्मीर से रहे, जनसंघ के अध्यक्ष रहे। ये कुछ ना करे, उनकी एक किताब है जिंदगी एक सफर। जी मैंने पढ़ी है। वाजपेयी और दीनदयाल उपाध्याय के बारे में किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। डिबेट ये कहती है कि किसी को मौका देना चाहिए। मैंने उनसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा था, आपने उनका जवाब नहीं लेने, क्योंकि ये इंटरप्ट कर रहे थे। कहा था पहली मरतबा। चलिए बोलो ना, आप इंटरप्ट कर रहे थे ना बार बार, इसलिए मैं आपकी बात, अब आप जवाब दीजिए ना। अगर आप गलत बात करेंगे, तो मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। इतना वो थोड़ी है कि आप कहते हो जब श्रीमती इंदिरा गांधी का काल हुआ, उसके बाद 430 सीटें मिली इनको, 40 क्यों मिल रही है? 40 क्या हुआ? जम्मू के लिए क्या किया है? लोगों ने कांग्रेस को जम्मू की जनता को बताइए, जम्मू की जनता को बताइए, आप लोगों ने जम्मू की जनता के साथ क्या किया है? पार्टी है इस देश में, क्या माना जाता है? आपको लगता है वाकई में कांग्रेस ढाई सौ के साथ कांग्रेस खत्म हो जाएगी? काम के आधार पर वोट नहीं मांग सकते। आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप काम के आधार पर वोट मांगे। आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है। बाकी पैनलिस्ट भी आए हैं, डिबेट को क्यों डिरेल कर रहे हो? बाकी पैनलिस्ट भी आए हैं, उनको देखो ठीक है, जोश बहुत है, होना भी चाहिए। जो हालात भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं तो वो यहीं पे निकलेंगे। जैसे शुरुआत में बाहर निकालेंगे तो ये लोग एनआईए और ईडी को भेज देंगे। ये इनका ये हिसाब है। तो अच्छी बात है, आज ये जो जुलूस है आम जनता के बीच में आ रहा है, अच्छी बात है। विनोद जी, दुरुपयोग आप कर रहे हैं। पहले बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। जो हालात हमें चर्चा करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में क्या हालात हैं। जो हालात इस समय आप लोगों ने जम्मू में बनाए हुए हैं, उस की जवाबदेही आप लोगों की बनती है। देखो बात ऐसी है, इससे हम नजरअंदाज तो नहीं ना कर सकते। डेली वेजेस के बारे में अभी तक आपने क्या फैसला लिया? इस समय तो यूटी की हुकूमत है, यूटी की हुकूमत है, यूटी की हुकूमत है। आप पहले बात तो पूरी होने दीजिए, बात तो पूरी होने दीजिए। आज वही डेली वेजेस में कुछ चंद डेली वेजेस शहीद हो गए, बेचारे कई रिटायर हो गए, लेकिन उनको हक नहीं मिला। सो कहने का मतलब ये है, कब तक आप जम्मू की जनता को बेवकूफ बनाते रहोगे? मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता को बताना यही चाहता हूं कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट युगल किशोर जी अगर पार्लियामेंट में जाकर झूठ बोलते हैं कि जम्मू में मेट्रो रेल चल रही है, तो अरे भाई इस ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी हमें दूर करने की जरूरत है। ऐसे झूठे पार्लियामेंट वालों को जम्मू कश्मीर की जनता स्वीकार नहीं करेगी। ये बात मैं पहले बताना चाहता हूँ। खड़े होने का खड़े कर लिया हम रमन भोला जी को सपोर्ट कर रहे हैं। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, ये हमारा स्लोगन है और हम साथ होकर जिताएंगे। जो जम्मू कश्मीर की जनता की आवाज पार्लियामेंट तक पहुंचा सके। आज वो वक्त आ गया है 5/2019 के बाद से। मुझे एक बात बताओ कि किस पार्लियामेंट ने जम्मू कश्मीर की जनता की आवाज पार्लियामेंट में पहुंचाई हो? उल्टा झूठ बोल के कभी कहते हैं कि जम्मू में मेट्रो चल रही है, कभी कहते हैं कुछ चल रहा है। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा चंद्रमोहन जी, ऐसा नहीं चलेगा। सच होता है, सच होता है, सच होता है, सच होता है।
चलिए महाराज जी, सवाल ये उठता है देखिए कि यहाँ बात हो रही सभी लोग वोट दे रहे हैं। एक मिनट चंद्रमोहन जी, वही हराएंगे। एक मिनट चंद्रमोहन जी, आपने कहा कि कांग्रेस ने ईडी बनाई है, हमने नहीं बनाई है। देखिए जो भी एजेंसीज बनती हैं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में होती हैं, लेकिन अननेसेसरली उसको एम्पावर करना विद रॉन्ग सेइंग और उनका इस्तेमाल ऑपोजिशन पार्टीज के मिनिस्टरों के खिलाफ ही सिर्फ करना सबके ये लिए। बहुत गलत है। नहीं, सबके सिर्फ लिए नहीं opposition है। के लिए। आप जानते हैं, देखिए मैं बड़े अदब से बात कर रही हूँ, आप मेरी बात सुने। अगर आप सबके लिए करते हैं तो आधे से ज्यादा मिनिस्टर आपके जेलों में होते हैं एंड दे हैव बीन प्रूवन गिल्टी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या होता है, आपकी मशीन में आते ही, आपको ज्वाइन करते ही वो सारे दूध के दूल्हे हो जाते हैं। क्योंकि एक ये दो नाम दूध नहीं और है, washing machine इस बार पूछ रहे हैं। एक दो दूध, नाम हो तो मैं washing गिनाऊं। machine, गंगा। आप इनको देखिए, 60% इनके जो मिनिस्टर्स हैं वो करप्ट हैं। आप मैं जेएनके के भी मिनिस्टर जो इनके हैं करप्ट हैं। corrupt है, वो इनको जेल में है। इनको क्या बात कर रहे हैं आप? अजीत पवार जी, अजीत पवार, अशोक चौहान, ये सब जेल में है। और बात ये है, जेल में है। एक मिनट सारे जेल में है, बाकी जाने वाले हैं। महाराज जी कंप्लीट कीजिए। और मैं हाँ। पूरी कंप्लीट घड़ी और सर जो पे मिनिस्टर्स बाकी जगह थे और जो मिनिस्टर बाकी पार्टियों में थे, जब उन्हें पता चला कि डंडा फिर रहा है तो अब तो हमारा बिजनेस सारा बंद होने वाला है जम्मू में, इमीडिएटली दिल्ली गए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। और उसके बाद क्या हुआ, आपने इतनी एनक्रोचमेंट फालतू की हटवाई तुड़वाई। इनके अपने जो मिनिस्टर जो अब ज्वाइन जिन्होंने किया है, इंक्रोचमेंट की बात कर रहे हैं, इलीगल समय इजाजत नहीं दे रहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोहित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रमोहन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।